कभी सोचा है पृथ्वी को सूरज से असल में क्या मिलता है? मतलब? मेरा मतलब है जितनी ऊर्जा आती है उतनी ही तो वापस भी चली जाती है स्पेस में। तो फिर फायदा क्या हुआ? क्या मिल रहा है हमें? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही गहरी चीज में है। अच्छा, किस चीज में? एंट्रोपी। एंट्रोपी? हाँ, सुना है। फिजिक्स की चीज है ना, थोड़ी भारी लगती है सुनने में। हाँ, है तो फिजिक्स की, पर ये शायद सबसे जरूरी और सबसे कम समझी गई बातों में से एक है। अच्छा, इतनी जरूरी? बिल्कुल। ये सब कुछ चलाती है, मतलब छोटे छोटे अणुओं के टकराने से लेकर बड़े बड़े तूफानों तक। सब कुछ? हाँ, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक। और शायद यही हमें बताती है कि समय आगे ही क्यों बढ़ता है, और शायद ये भी कि जीवन क्यों है। वाह, ये तो काफी बड़ी बात है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एंट्रोपी पर। हाँ, कोशिश करेंगे इसे समझने की। एक बहुत अच्छा वीडियो है वेरितासियम का, उसी के ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर आज बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं कहानी सैंडी कार्नोट से। सैंडी कार्नोट, फ्रांस वाले, नेपोलियन के बाद। हाँ भाई, स्टीम इंजन का जमाना था, पर वो इंजन बड़े बेदम थे। हाँ, मैंने सुना है सिर्फ 3% कुशल थे, मतलब 97% ऊर्जा बेकार। बिल्कुल। तो कार्नोट उन्हें बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने एक कमाल का आदर्श हीट इंजन सोचा। आदर्श इंजन? मतलब कैसा? मतलब एक गर्म हिस्सा, एक ठंडा हिस्सा, पिस्टन, पहिया, एक सैद्धांतिक इंजन। अच्छा। और ये ऐसा इंजन था जिसे उल्टा भी चलाया जा सकता था, मतलब ये प्रतिवर्ती था। तो ये 100% कुशल रहा होगा? नहीं, यही तो मजे की बात है। ये भी 100% कुशल नहीं हो सकता। क्यों नहीं? आदर्श तो होना चाहिए ना? नहीं, जब तक कि वो जो ठंडा हिस्सा है वो परम शून्य यानी सबसे ठंडे मुमकिन तापमान पर न हो। परम शून्य मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंजन को अपना चक्कर पूरा करने के लिए कुछ गर्मी ठंडे हिस्से में फेंकनी ही पड़ती है, वो जरूरी है। अच्छा, मतलब कुछ ऊर्जा तो बेकार जाएगी ही जाएगी। हाँ, अगर आपको काम लगातार करवाना है तो। यहीं से वो केल्विन स्केल का आइडिया और वो कुशलता का फॉर्मूला आया। 1/T ठंडा, T गर्म। समझ गए? और असली इंजन तो फिर और भी गए गुजरे होते होंगे। उनमें तो घिसावट भी होती है, गर्मी लीक होती है। हाँ, वो अपरिवर्तनीय होते हैं। ऊर्जा फैल जाती है, बिखर जाती है, कम उपयोगी हो जाती है। तो ये जो ऊर्जा का फैलना है, इसी को कुछ कहते हैं ना? हाँ, यहीं पर रुडोल्फ क्लॉजियस आए। उन्होंने इस फैलाव को, इस बिखराव को नाम दिया एंट्रोपी। एंट्रोपी, ऊर्जा का फैलाव। बिल्कुल। और क्लॉसियस ने ऊष्मप्रवैगिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के 2 बड़े नियम दिए। 2 नियम कौन कौन से? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है, न बनती है न खत्म होती है। हाँ, ये तो सुना है। ऊर्जा संरक्षण। सही। और दूसरा? ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी यानी ऊर्जा का कुल फैलाव हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। मतलब चीजें हमेशा ज्यादा बिखराव की तरफ जाती हैं। हाँ, लोग अक्सर एंट्रोपी को बिखराव या अव्यवस्था, डिसऑर्डर समझ लेते हैं, पर ऊर्जा का फैलाव ज्यादा सही शब्द है। अच्छा, पर ये फैलती क्यों है ऊर्जा? बस संभावना के हिसाब से, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ये बोल्ट्जमान ने समझाया था। संभावना कैसे? सोचिए, एक डब्बे में गैस के अणु हैं। उनके पूरे डब्बे में फैले होने की संभावना एक कोने में जमा होने से कहीं कहीं ज्यादा है, अरबों खरबों गुना ज्यादा। हाँ, ये तो है। या रूबी क्यूब सोचिए, एक सुलझी हुई हालत है और कितनी सारी बिगड़ी हुई हालतें हैं, खरबों। सही बात। तो सिस्टम स्वाभाविक रूप से उस तरफ जाता है जिधर ज्यादा संभावना है, यानी ज्यादा बिखराव या फैलाव वाली हालत की तरफ। ठंडे से गर्म की तरफ गर्मी जाना नामुमकिन नहीं है टेक्निकली, पर उसकी संभावना इतनी कम है, इतनी कम कि हम उसे कभी होते हुए नहीं देखते। ठीक है, समझ के। बिखराव की तरफ जाना ज्यादा आसान है, ज्यादा संभावित है। लेकिन अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है तो फिर एयर कंडीशनर कैसे काम करता है? वो तो कमरे को ठंडा करता है, मतलब एंट्रोपी कम करता है ना? हाँ, बढ़िया सवाल। और जिंदगी खुद, हम सब पेड़ पौधे इतने सजे संवरे व्यवस्थित, ये कैसे मुमकिन है अगर सब कुछ बिखराव की तरफ जा रहा है? हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, किसी एक जगह पर एंट्रोपी कम की जा सकती है, जैसे एसी कमरे को ठंडा करता है,
वहां एंट्रोपी कम हुई। हाँ। लेकिन ऐसा करने के लिए उस एसी को चलाने वाली बिजली जहां बन रही है, यानी पावर प्लांट में, वहां उससे कहीं ज्यादा एंट्रोपी पैदा करनी पड़ती है। कोयला जलता है, धुआं निकलता है, गर्मी फैलती है। अच्छा, तो कुल मिला के एंट्रोपी बढ़ ही रही है। बिल्कुल। एक जगह कम करने के लिए कहीं और उससे ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। पृथ्वी कोई बंद डब्बा नहीं है ना। हाँ। सूरज से ऊर्जा आती है। हाँ। और वो सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वो कम एंट्रोपी वाली सधी हुई केंद्रित ऊर्जा है। हाँ। सूरज से आने वाले फोटॉन बहुत ऊर्जा वाले होते हैं। कम एंट्रोपी वाली ऊर्जा। हाँ, और पेड़ पौधे जानवर हम सब इसी कम एंट्रोपी वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर बनाते हैं, काम करते हैं। और बदले में हम ज्यादा बिखरी हुई यानी ज्यादा एंट्रोपी वाली ऊर्जा मतलब गर्मी बाहर निकालते हैं। सोचिए, सूरज से आया एक हाई एनर्जी फोटॉन पृथ्वी इस्तेमाल करती है और बदले में करीब 20 कम एनर्जी वाले इंफ्रारेड फोटॉन वापस स्पेस में भेजती है। फैलाव बढ़ गया ना। हाँ, एक के बदले 20। फैलाव तो हुआ। तो पृथ्वी पर जीवन और जटिलता पनप सकती है, क्योंकि हम लगातार सूरज से कम एंट्रोपी वाली ऊर्जा ले रहे हैं और बदले में ज्यादा एंट्रोपी वाली ऊर्जा बाहर फेंक रहे हैं। वाह। अच्छा, कुछ वैज्ञानिक जैसे जेरेमी इंग्लैंड का नाम शायद मैंने सुना है, वो तो ये भी कहते हैं कि शायद जिंदगी खुद ही ब्रह्मांड का एंट्रोपी बढ़ाने का एक ज्यादा तेज तरीका है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है कि शायद जीवन जैसी जटिल संरचनाएं इसलिए बनती हैं ताकि ऊर्जा का फैलाव और तेजी से हो सके। ये तो जबरदस्त सोचने वाली बात है। पर एक मिनट, अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत में एंट्रोपी कम कैसे थी? सूरज को या पूरे ब्रह्मांड को अपनी ये शुरुआती कम एंट्रोपी कहाँ से मिली? हाँ, ये मिलियन डॉलर सवाल है और इसका जवाब बिग बैंग में छिपा है। बिग बैंग? पर वो तो महाविस्फोट था, सब कुछ गर्म घना, वो तो बहुत बिखरा हुआ लगता है, ज्यादा एंट्रोपी वाला। हाँ, यही पर पेच है। वो गर्म घना और लगभग एक जैसा फैला हुआ था, ये सही है। ऊष्मा के नजरिए से शायद एंट्रोपी ज्यादा थी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नजरिए से सोचिए। गुरुत्वाकर्षण? हाँ, गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है? चीजों को खींचकर जमा करना, स्ट्रक्चर बनाना। हाँ, तारे बनाना, गैलेक्सी बनाना। बिल्कुल। तो जब शुरुआत में सब कुछ एकदम एक समान फैला हुआ था, वो गुरुत्वाकर्षण के लिए एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही असंभावित यानी कम एंट्रोपी वाली हालत थी। गुरुत्वाकर्षण चाहता है कि चीजें जमा हों, फैली ना रहें। अच्छा, मतलब गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से वो कम एंट्रोपी थी। हाँ, इसे पास्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया, चीजों को खींचा, तारे बने, गैलेक्सी बनी, तो वो जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गर्मी और गतिज ऊर्जा में बदली और कुल एंट्रोपी बढ़ती गई। तो तारे, गैलेक्सी, जीवन, ये सब एंट्रोपी बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है? हाँ, एक तरह से। और हाँ, ब्लैक होल, वो तो एंट्रोपी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। बेकेनस्टीन और हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत अविश्वसनीय रूप से कम एंट्रोपी पर हुई थी, और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि ऐसा क्यों था। हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। तो क्या इसी एंट्रोपी के लगातार बढ़ने की वजह से हमें समय एक ही दिशा में जाता हुआ महसूस होता है, जैसे वीडियो पीछे नहीं चलता? बिल्कुल। समय का तीर, एरो ऑफ टाइम। हम लगातार कम संभावना वाली कम एंट्रोपी हालत से ज्यादा संभावना वाली ज्यादा एंट्रोपी हालत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम अंडे को टूटते देखते हैं, वापस जुड़ते नहीं। धुआं फैलता देखते हैं, वापस डिब्बे में जाते नहीं। और ये कहाँ तक जाएगा, ये बढ़ना? आखिर में सिद्धांत ये कहता है कि ये रास्ता ब्रह्मांड की हीट डेथ की तरफ जाता है। हीट डेथ? मतलब जब सब कुछ फैल जाएगा, ऊर्जा पूरी तरह बिखर जाएगी, तापमान हर जगह एक जैसा हो जाएगा, कोई बनावट नहीं बचेगी, कोई तारे नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, एंट्रोपी अपनी चरम सीमा पर होगी। और तब समय का तीर? शायद तब समय का तीर भी थम जाएगा, क्योंकि बदलाव की कोई दिशा ही नहीं बचेगी। ओह, तो संक्षेप में कहूं तो सूरज से हमें सिर्फ ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि कम एंट्रोपी वाली सधी हुई ऊर्जा मिलती है। हाँ। और एंट्रोपी सिर्फ बिखराव या अव्यवस्था नहीं है, बल्कि ऊर्जा का फैलाव है, और यही फैलाव इस ब्रह्मांड में नई चीजों को बनने देता है, जटिलता लाता है और हमें समय की दिशा दिखाता है। बिल्कुल सही। इसे ऐसे सोचे जैसे आप चाय में दूध मिला रहे हो। वो सुंदर पैटर्न, वो जो जटिलता दिखती है, वो कब बनती है? जब वो मिल रहे होते हैं। हाँ, जब दूध और चाय मिल रहे होते हैं, वो प्रक्रिया।
ना तब जब वे पूरी तरह अलग अलग थे, सबसे कम एंट्रोपी वाली हालत, और ना तब जब वे पूरी तरह मिल चुके हैं, एक जैसे हो गए हैं, सबसे ज्यादा एंट्रोपी वाली हालत। अच्छा हाँ। हम सब उसी दिलचस्प बीच वाले दौर में जी रहे हैं, जहां एंट्रोपी बढ़ रही है और उसी प्रक्रिया में जटिलता पैदा हो रही है। वाओ, ये तो बहुत ही कमाल का नजरिया है चीजों को देखने का। और अब जाते जाते, जैसा आपने पहले जेरेमी इंग्लैंड का जिक्र किया, एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, अगर जीवन वाकई एंट्रोपी को तेजी से बढ़ाने का एक तरीका है, तो इसका ब्रह्मांड में अहम जटिलता के मकसद या प्रकृति के बारे में क्या मतलब निकलता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऊर्जा को फैलाने की जो जबरदस्त चाहत है, ये अपने आप ही जीवन जैसे जटिल चीजों को जन्म दे देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।